यहाँ चैप्टर के आखिरी में आकर एनसीईआरटी ने जो आखिरी हेडिंग डिस्कस किया है वो हेडिंग है टैक्सोनॉमिकल एड्स का। एड्स मतलब यहाँ वो बीमारी वाला एड्स नहीं है, वो सहायक टूल जो टैक्सोनॉमी में हमारी सहायता करेंगे उनको क्या बोल रहे हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स। काइंड ऑफ टूल्स वी यूज टू हेल्प अस इन classification, identification of plants and animals, these are referred as taxonomical aids। अलग अलग तरह की चीजें इसमें हमारे डिस्कशन में आएंगी। कैसे डेफिनेशन टेक्निकली एनसीईआरटी देता है? कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, ये तो पक्का चाहिए। आपके पास ऑर्गेनिज्म ही नहीं है तो किसको डिस्क्राइब करोगे? प्लांट एनिमल जो भी हो उसका कोई सैंपल तो चाहिए ना, तो उसका एक्चुअल स्पेसिमेन का सैंपल होना चाहिए आपके पास। ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज एसेंशियल, यह आवश्यक पार्ट है, इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट तो सबसे पहला टूल तो यही है जी, हमारे पास स्पेसिमेन होना चाहिए। हाँ, इसको समझने के लिए हम और क्या चीजें उपयोग करेंगे वो फिर आएंगे एक एक करके। फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड इन विद द स्पेसिमेन। मतलब अभी आपके पास इस पॉइंट पर दो चीजें आई हैं। एक, आप जंगल में गए, आपने पौधे का कोई नया पौधा ऑब्जर्व किया जो आपने पहले कहीं पढ़ा लिखा नहीं है उसके बारे में, उसका स्पेसिमेन लिया और वो कैसी जगह पाया जा रहा है, आपने उसको कहां से कलेक्ट किया है, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, ये सब प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो इससे संबंधित है, ये दोनों चीजें आप स्टोर करके रखेंगे। सो व्हाट यू आर स्टोरिंग? स्पेसिमेन एंड द बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अलोंग विद द स्पेसिमेन। ये दो चीजें अभी आपने कलेक्ट की हैं। ये तो नेसेसरी आइडिया है, एसेंशियल है। एनसीईआरटी कहता है एसेंशियल है। इन दो बेसिक चीजों के बगैर आगे कोई टूल काम करेगा ही नहीं, ये पहले चाहिए। जब ये एक्टिविटी आपके हाथ में आ गई तो अब एनसीईआरटी आगे क्या कहता है? Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information। हम कह रहे हैं ना, टूल चाहिए हमें इस इंफॉर्मेशन को आगे संभाल के रखने और उपयोग करने के लिए। तो अब ऐसा तो है नहीं है कि टूल मेरे दिमाग में जो मेथड आएगा मैं अपने दिमाग से चलाऊंगा, किसी और बायोलॉजिस्ट के दिमाग में जो आएगा वो अपने दिमाग से चलाएगा, ऐसे नहीं होगा। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया बायोलॉजिस्ट ने कि आपने कोई प्लांट सैंपल लिया, कोई एनिमल सैंपल कलेक्ट किया, तो आप उसके बारे में किस प्रकार से इंफॉर्मेशन लिखेंगे। प्लांट सैंपल है तो उसको आप कैसे स्टोर करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। एनिमल सैंपल के स्टोरेज के क्या मेथड है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया है बायोलॉजिस्ट ने, और उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी और स्पेसिमेन को स्टोर करने के लिए भी। और यही सब क्या कहलाते हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स कहलाते हैं। प्रोसीजर भी इसका हिस्सा है। स्पेसिमेन को कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रिजर्व किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, दीज आर ऑल द टूल्स। ये सब टूल्स में आएंगे। तो आपने क्या क्या तीन जानकारी ली है अभी तक? पहली जानकारी स्पेसिमेन चाहिए, दूसरी जानकारी उसके बारे में वहां की आसपास की जहां से आपने लिया स्पेसिमेन, बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या इसको कोई भी अपने तरीके से लिख सकता है, अपने तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है, या कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर है? स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, फॉलो किया जाएगा। वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, मेथड्स सब किसका भाग है? टूल्स का भाग है, टैक्सोनॉमिकल एड्स का भाग है। उसमें पहली टैक्सोनॉमिक एड जो आती है वो है हार्बेरियम। हार्बेरियम में हम ये पढ़ते हैं कि हमने कोई जंगल से प्लांट स्पेसिमेन लिया तो हम उसको कैसे संभाल के रखेंगे, कैसा उसको डिस्क्राइब करेंगे, और भविष्य में उस स्पीशीज के अध्ययन के लिए कैसे हार्बेरियम का हम उपयोग कर सकते हैं। तो हार्बेरियम क्या है? हार्बेरियम सूखे हुए स्पेसिमेन्स को प्रेस करके हार्बेरियम शीट पर चिपका दिया जाता है और उनका कलेक्शन ही हार्बेरियम फाइल कहलाती है। अगर कभी आपने स्कूल में आपको कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट ऐसा दिया हो जिसमें कहा हो कि कुछ पेड़ पौधों के सैंपल लो, उनको सुखा दो और उनको सुखा के एक शीट पे चिपका दो,
और फिर इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखो, इसका नाम क्या है, कहाँ से आपने इसको कलेक्ट किया है, क्या इसमें फ्लावर कैसा है, ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन। यही क्या कहलाती है, हार्बेरियम शीट कहलाती है। और इन ऐसे मल्टीपल सैंपल्स की जो फाइल होती है वो क्या कहलाती है, हार्बेरियम फाइल कहलाती है। कैसे एनसीईआरटी कहता है, हार्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेंस। केवल किसके लिए, बार बार बोल रहा हूं, प्लांट स्पेसिमेन के एग्जाम्पल दिया मैंने, प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, उनको सुखा दिया गया है, प्रेस्ड, दबाया गया है। ऐसा नहीं है पत्ती इधर उधर प्लांट की घूम रही है, नहीं, फाइल में दबाना है ना उसको, तो उसको पहले उसको प्रेस करेंगे ताकि वो फ्लैट हो जाए एकदम। ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। कहाँ प्रिजर्व करके रखा गया, उसको एक शीट के ऊपर प्रिजर्व करके रखा गया, वही शीट क्या कहलाती है, हार्बेरियम शीट कहलाती है। इस शीट में, ये तो होगी जानकारी समझने वाली, फिर रट्टे वाला सवाल आ सकता है। इस शीट का साइज, स्टैंडर्ड साइज लगभग कितना है, दैट इज अराउंड 11.5 इंटू 16.5 इंचेस, लगभग ये स्टैंडर्ड साइज है इंचेस में, ये यहां पर लिखा है। 11.5, इसको मैंने यहां डिस्क्राइब करके भी दिखाया। ये साइड कितनी है, ये लगभग 11.5 इंच है। 11.5 इंच, ये जो डबल डैश ऊपर लगा है इसका मतलब, सिंबल का मतलब होता है इसका इंच, तो 11.5 इंचेस या लगभग 29 सेंटीमीटर, दोनों तरीके से लिखा है। मैंने कहा रट्टे का सवाल है, याद करना पक्का। और इधर 16.5 इंच लगभग 42 सेंटीमीटर, 16.5 इंच लगभग 42 सेंटीमीटर। सो इट इज अराउंड 29 by 42 सेंटीमीटर, अराउंड 29 by 42 सेंटीमीटर ये साइज होता है। कम ज़्यादा हो जाए तो ऐसा नहीं है कि कोई गुनाह हो गया है, उससे जेल हो जाएगी, ऐसे नहीं है। लेकिन साइंस इस साइज को करेक्ट मानती है। थोड़ा बहुत माइनर तो इधर उधर चलता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज माना जाता है हार्बेरियम शीट का। तो ऐसे रट्टे वाला सवाल भी बन सकता है। तो क्या क्या चीज़ें आपके समझ में बैठनी चाहिए, शीट होगी, उसका स्टैंडर्ड साइज होगा अराउंड 29 by 42 सेंटीमीटर। उस शीट पर आप पौधे के किसी स्पेसिमेन को सुखा के, उसको दबा के, प्रेस करके उसके ऊपर चिपका देंगे, प्रिजर्व कर देंगे, ये उसका प्रिजर्वेशन है। ये हार्बेरियम शीट तैयार हो गई। These specimens along with their description, कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन जो आपने उसके एरिया से कलेक्ट किया है, ऑन हार्बेरियम शीट्स बिकम ए स्टोर हाउस। ये क्या हो गया, एक प्रकार का एक स्टोर हाउस हो गया या रिपोजिटरी हो गया, मतलब स्टोरेज है उसका मतलब भी, उस इंफॉर्मेशन के लिए जो आप फ्यूचर में उपयोग कर सकते हैं। आप जितना डिस्क्राइब कर पाए उतना, आपसे आगे और कोई बायोलॉजिस्ट उसको अध्ययन करके उसके बारे में, उस प्लांट के बारे में और कोई डिस्क्राइब करना चाहे, उसके लिए भी वो स्पेसिमेन कारगर हो सकता है। हार्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम। कहीं मैंने कहा ना कोई और भी उपयोग कर पाए, तो मतलब क्या होगा, आपका जो स्पेसिमेन है वो एक रेफरेंस के रूप में उपयोग हो रहा है। इसी को एनसीईआरटी कैसे कहता है, क्विक रेफरल सिस्टम। देखो यहाँ जो मेन बात है वो लैंग्वेज समझने की है। मैं हर पॉइंट का प्रैक्टिकल अप्लाई करके मीनिंग बता रहा हूं। पहले मैंने कहा कि उनको आपने प्रिजर्व कर लिया, स्टोरेज कर लिया। क्यों स्टोरेज किया, ताकि ये इंफॉर्मेशन आप फ्यूचर में उपयोग कर सके। शुरू से कह रहा हूं। फिर क्या आप ही उपयोग करेंगे या कोई और भी उपयोग कर सकता है, बिल्कुल कोई और भी उस इंफॉर्मेशन को उपयोग कर सकता है उस पौधे के फर्दर डिस्क्रिप्शन के लिए। इसी को एनसीईआरटी कहता है रेफरल सिस्टम। तो पढ़ के बच्चे का मेन डाउट पहले यही आता है, वो क्या अंग्रेजी में फंस जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्विक रेफरल सिस्टम मतलब क्या हुआ। क्विक रेफरल सिस्टम का मतलब है आधा काम तो आपने पहले करके रख दिया, स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया, कुछ इंफॉर्मेशन आपने उसके बारे में डिस्क्राइब कर दी। तो यदि कोई इसको और अध्ययन करना चाहेगा तो उसके लिए तो ये क्विक सिस्टम हो गया ना रेफरेंस का, क्योंकि उसको तो दोबारा जंगल में सैंपल कलेक्ट करने नहीं जाना है और बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपके द्वारा प्रोवाइड की हुई मिलेगी। इसीलिए एनसीईआरटी लिखता है क्विक रेफरल सिस्टम। ये मीनिंग है, मीनिंग पहचानना। लाइन लिखते ही मीनिंग समझ में आ गया ना, क्वेश्चन बनेगा पक्का, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा मीनिंग समझ में आने पर, वरना तो वो पैराग्राफ बेकार हो जाएगा आपके लिए। जो कुछ टैक्सोनॉमी के में एनसीईआरटी लिखता है पूरी कहानी बेकार हो जाएगी। तो ये मीनिंग बनता है इसका। अब आपने क्या तैयार किया है ये देख लें। जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल तैयार किया, ये एक हार्बेरियम शीट है जिसके ऊपर सुखाकर पौधे के इस एक टहनी के सैंपल को लगाया गया है, जिस पर हार्बेरियम शीट पर आप देख रहे हैं ये इसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दिया गया है।
ये आपको दिखाने समझाने के लिए, आपको ये कोई किसी का दिया हुआ डिस्क्रिप्शन रटने की जरूरत नहीं है। ये कोई सैंपल ले लिया कोई एक प्लांट का, ये आपके समझने के लिए। क्या क्या और बताया, दी शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम। ये मैंने बार बार कहा कि सबकी अपनी अपनी कहानी नहीं चलेगी कि मैं तो पौधा इधर चिपकाऊंगा कहानी उधर लिखूंगा, मैं तो पौधा उल्टा चिपकाऊंगा, ये नहीं चलेगा। एक मेथड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है, उनको क्लासिफाई करने का, वही आप उपयोग करेंगे। शीट का अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन जो आप यहाँ लिखेंगे उसके बारे में, वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होगा। हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन इन इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज एंड बॉटनिकल नेम। आप देखो ये जो यहां मैं कह रहा हूं ना डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या क्या चीजें मुख्य होंगी। सैंपल की डेट क्या है, आपने कहां से कलेक्ट किया है, इसके इंग्लिश और लोकल नेम्स क्या है, इस पौधे की फैमिली क्या है, और इसके कलेक्ट करने वाले का नाम क्या है, कलेक्टर्स नेम एटसेट्रा। कलेक्टर्स नेम एटसेट्रा मतलब जिस भी बॉटनिस्ट ने, जिस भी बायोलॉजिस्ट ने उस सैंपल को कलेक्ट किया है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब जिसने कलेक्ट किया उसका नाम, पौधे का नाम, उसकी फैमिली, नाम इंग्लिश में लोकल लैंग्वेज में दोनों में दिया जा सकता है। ये इंफॉर्मेशन इस प्रकार से सूखे पौधे को चिपकाकर एक ये शीट तैयार की गई। फिर बोलता हूं, अपनी अपनी मर्जी नहीं है, जो स्टैंडर्ड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उसी के हिसाब से आप इसकी फैमिली वगैरह बताएंगे। जितना भी डिस्क्रिप्शन करना है उतना डिस्क्रिप्शन करेंगे। ऐसी बहुत सारी शीट मिलकर ही एक हर्बेरियम फाइल तैयार होती है। फिर इसके बाद पॉइंट आता है अगला, ये एकदम आसान है, बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन क्या है, ये एक प्रकार से ऐसे एरियाज हैं जहां पौधे तो नेचुरली उगे हुए हैं, लेकिन हमने उनको संरक्षण दिया हुआ है, और ऐसे पौधे खासकर उगाकर वहां पर रखे गए हैं जिनके बारे में हमें और जानकारी की जरूरत है, या ऐसे भी हो सकते हैं जो व्यवसायिक रूप से इकोनॉमिकली आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। स्पेसिमेन स्पेशलाइज्ड गार्डन्स है, ये स्पेशलाइज्ड गार्डन्स है, हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। लिविंग प्लांट्स है इसमें, ये कोई मरे हुए सूखे पौधे नहीं है। फॉर रेफरेंस मतलब आप क्लासिफिकेशन पर्पस, इकोनॉमिक स्टडीज वगैरह किसी प्रकार का क्लासिफिकेशन तो अब देखो इस चैप्टर में है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोटनिकल गार्डन में हमने जो पौधे उगाए हैं वो खाली क्लासिफिकेशन के लिए ही है। उनके इकोनॉमिक पर्पस, ऑर्नामेंटल और दूसरे पर्पस भी हो सकते हैं। हाँ, पर क्लासिफिकेशन की जरूरत मिलेगी। तो क्लासिफिकेशन में बड़ी क्या बात आई, जो भी पौधे वहां उगाए जाएंगे वो लेबल्ड किए जाएंगे, वो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा ये कौन सा पौधा है, और ये लेबल किया जाएगा, इंडिकेटिंग देयर बॉटनिकल नेम्स। उनके जो बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम है पौधों के वो लिखे जाएंगे। अगर आपने कहीं किसी छोटे गार्डन में भी ऐसा देखा हो तो कई सारे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, बड़े पेड़ या छोटे पौधों पर भी वहां कहीं कहीं उनके नाम लिखे रहते हैं। जैसे अगर नीम का पेड़ उगा हुआ है तो उस पर लिखा हुआ है एजाडिरेक्टा इंडिका, तो नीम के पेड़ का उसका नाम लिख के रख दिया। इसी प्रकार से कोई फ्लावरिंग प्लांट है जैसे म्यूसेंडा, तो उसका नाम लग के वहां पर एक प्लेट लगी हुई है, एक तख्ती जैसी लगी हुई है, तो ये कहलाता है क्या की गई है, उसकी लेबलिंग की गई है, लेबलिंग की गई है। और कोई ऑर्नामेंटल प्लांट है, क्राइसैंथेमम लगा हुआ, तो इसका मतलब उसको लेबल किया जाएगा। और इस प्रकार से क्या होगा, जो टैक्सोनोमिस्ट है वो भी क्लासिफाई कर पाएगा, और इवन जो दूसरे लोग हैं जो बेशक से टैक्सोनोमिस्ट नहीं है, प्लांट टैक्सोनॉमी में उनका उतना बड़ा काम नहीं है, रोल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको उसके बारे में जानकारी बढ़ेगी। ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में, क्यू में, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, क्योंकि इसका प्लांट क्लासिफिकेशन में बड़ा उपयोग हुआ है। जो बेंथम और हुकर थे, जो आप आगे पढ़ोगे, जिन्होंने प्लांट क्लासिफिकेशन में बड़ा काम किया, उन लोगों ने काफी बड़ा समय बिताया इस बॉटनिकल गार्डन में, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में, जिससे उन्होंने प्लांट के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन कई सालों तक लगातार इसी बॉटनिकल गार्डन में जिंदगी बिताई है उन्होंने, और काफी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों को जानकारी दी है। फिर इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा और
NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन 3 रखने वाले पॉइंट एनसीईआरटी ने भी दिए हैं, ये कि यही रखने हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये तीनों है इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो क्यू का रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, ये लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है, दुनिया का लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कौन सा है? क्यू, इंग्लैंड। इंडिया में 2 महत्वपूर्ण लोकेशंस, एक NBRI लखनऊ है और एक ये इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा है। दोनों डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जीके टाइप क्वेश्चन बनता है इनमें, एकदम आसान सवाल है। तो बॉटनिकल गार्डन में पौधे प्राकृतिक रूप से उगे हुए हैं, ये स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैं जिनका टेक्सोनोमी में और दूसरे इकोनॉमिक फील्ड्स में पौधों के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। और 3 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आ गए, एकदम आसान इंफॉर्मेशन। फिर म्यूजियम, तो तुरंत सवाल बनेगा म्यूजियम में सैंपल लिविंग है या डेड है? कोई भी दुनिया का म्यूजियम हो, म्यूजियम में जो सैंपल्स है वो डेड सैंपल होते हैं। पौधों के भी हो सकते हैं, एनिमल के भी हो सकते हैं। पौधों को ड्राई करके भी रखा जा सकता है, किसी सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके भी रखा जा सकता है। एनिमल अक्सर, अगर आपने अपनी कहीं बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में भी 2-4 सैंपल भी देखे हो, तो किसी जार टाइप में, कांच के जार में छोटे मोटे 1-2 फिश वगैरह को, ऑक्टोपस, छोटे ऑक्टोपस को स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है। यही मेथड म्यूजियम में उपयोग होते हैं। जार वगैरह के अंदर, म्यूजियम के अंदर प्लांट और एनिमल सैंपल्स को रखा जाता है। इसके अतिरिक्त इंसेक्ट हो सकते हैं, इंसेक्ट को मारा, उसको भी प्रेस किया और उसको पिन करके रखते हैं किसी सरफेस पर। और इसके अतिरिक्त स्केलेटन्स हो सकते हैं एनिमल्स के, उसकी स्टडी के लिए। यही सब म्यूजियम में रखा जाता है, जो टैक्सोनोमिक एड के रूप में उपयोग किया जाता है। अलग अलग एनिमल के स्केलेटन्स के कंपैरिजन से पता चलेगा कि ये इवोल्यूशनरी आपस में रिलेटेड है या नहीं है। ये फीचर्स हेल्प करेंगे क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ क्या क्या एनसीईआरटी ने लिखा? प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस है, स्टडी और रेफरेंस के पर्पज के लिए। कंटेनर्स, जैसे मैंने कहा, जार्स में उनको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस के अंदर रखा जाएगा। मे ऑल्सो भी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन, ड्राई स्पेसिमेन के रूप में भी प्रिजर्व किए जा सकते हैं, जो मुख्य रूप से प्लांट होते हैं। इंसेक्ट्स को स्पेशलाइज्ड इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं, उसमें रखा जाता है। कैसे? कलेक्ट करने के बाद उनको किल करके, उनको पिन करके, पिन से लगाकर रखा जाएगा। लार्ज एनिमल्स यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड, लार्ज एनिमल्स अक्सर स्टफ्ड किए जाते हैं। स्टफ्ड मतलब अंदर कुछ भरा जाता है। जैसे आप देखते हैं कहीं पर, अभी तो इलीगल है, लेकिन पहले कुछ पुरानी मूवीज वगैरह में भी आप देख सकते हैं, जैसे किसी शेर की खाल के अंदर कुछ भूसा टाइप मटेरियल भर के उसको सजावट के लिए रखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टफ्ड। बाहर की स्किन तो लायन की हो गई या टाइगर की ले ली, बाघ की ले ली, तो बाघ या शेर की जो स्किन है उसको स्टफ करके रखा गया है, तो वो भी एक सैंपल के रूप में पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। वो कहलाता है स्टफिंग, स्टफ्ड करके रखा गया है। और इसमें एनिमल के स्केलेटन्स को भी रखा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्केलेटन, क्योंकि हड्डियां का प्रकार कैसा है, उनके आपस में कॉम्बिनेशन कैसे है, हड्डियों के साइज कैसे हैं, ये ऑर्गेनिज्म के वजन, उसका चलना फिरना, 2 पांव से चल रहा है, 4 से चल रहा है, उसकी पकड़ कैसी है। हमारे हाथ, बंदर के हाथ अलग है, हमारा अपोजिबल अगर थंब है तो ये हमें किसी चीज को दोनों तरफ से पकड़ने में सहायता करता है। और दूसरे एनिमल्स में आप देखेंगे तो कहीं पर जो जानवर हैं वो खुर से चल रहे हैं, तो सबके अलग अलग अपने प्रॉपर्टीज होंगी और वो उनके स्केलेटन में भी दिखेंगी। और ये स्केलेटन की प्रॉपर्टी सहायता करती है ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में। एकदम आसान पॉइंट है। तो क्या क्या पॉइंट हुए? म्यूजियम, ऑर्गेनिज्म लिविंग या डेड? डेड। प्लांट एनिमल दोनों हो सकते हैं, यस। एनिमल ज्यादातर कहाँ? स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस में, जार्स में रखे जाते हैं। प्लांट ड्राई स्पेसिमेन हो सकते हैं, एनिमल स्टफ्ड भी हो सकते हैं। इंसेक्ट को पिन करके रखा जाता है किल करने के बाद, और स्केलेटन्स भी रखे जाते हैं। कई सारे लार्ज एनिमल्स मैंने कहा स्टफ भी हो सकते हैं। पूरा एक एक लाइन एक्सप्लेन की है। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है इसमें, अगली टैक्सोनॉमिकल एड में, दैट इज जूलॉजिकल पार्क्स। ये जो जूलॉजिकल पार्क्स है, ये और कुछ नहीं है, जिनको आप सामान्य लैंग्वेज में जू बोलते हैं, वही क्या है? जूलॉजिकल पार्क्स है। जू चिड़ियाघर जिसको कह देते हैं, खाली चिड़िया नहीं है, उसमें बहुत सारे जानवर हैं।
इसमें जो जानवर रखे गए हैं उनका पर्पस खाली टूरिज्म नहीं है, इससे उनकी हैबिटेट, उनका रहन सहन, उनका भोजन, उनका व्यवहार, हमें ये सब स्टडी करने का मौका मिलता है। उनका दूसरे एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन भी हम स्टडी कर सकते हैं, तो ये सब उनके बिहेवियर का हिस्सा है। सो वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, किसी जू वगैरह में, वही क्या कहलाते हैं, जूलॉजिकल पार्क, उसके अंदर एनिमल को प्रोटेक्ट करके रखा गया है अंडर ह्यूमन केयर। उसको वहां खाना उपलब्ध कराना वगैरह, ये सब ह्यूमन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, विच एनेबल्स अस टू लर्न अबाउट देयर फूड, उनके फूड हैबिट्स के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में जानकारी लेने में सहायता मिलती है। बहुत सारे बेसिक भी, इसमें कोई ऐसा बड़ी चीज ही नहीं है। आप पहचानते हैं, आप जाएंगे कहीं पर चिड़ियाघर में घूमने जाएंगे, जू में घूमने जाएंगे, तो उसमें आपको जानवर के बारे में जानकारी मिलेगी। बस ये अंतर है, हमारी जानकारी थोड़ी लेमन टाइप हो सकती है, बायोलॉजिस्ट होगा, टैक्सोनोमिस्ट होगा, तो वो उस जानकारी को अच्छे स्तर पर कलेक्ट करेगा और उससे ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में सहायता मिलेगी। कैसा खाना खा रहा है, मांसाहारी है तो उसमें जो उसके कैनाइंस है उनकी स्टडी करेगा कि कैनाइंस कैसे हैं, दूसरे जो कार्निवोर एनिमल्स हैं उससे मैच करते हैं या नहीं है, जंगल में ये शिकार करता होगा, कैसी स्थिति में होगा, इसका व्यवहार कैसा है, ये अटैक कर सकता है, इसमें प्रीडेटर बिहेवियर है या नहीं, ये सब स्टडीज हमें जू से की जा सकती है। पर हाँ, ये बात सच है कि ये नेचुरल स्टडी से तो एक स्टेप पीछे ही रहेगा। नेचर में जाकर स्टडी करेंगे, नेचुरल फॉरेस्ट में, तो हमें और बेहतर इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। बट ये भी एक टूल के रूप में, एक एड के रूप में काम करता है। जूलॉजिकल पार्क भी एक एड के रूप में काम करता है। तो ये हमारी टैक्सोनॉमिकल एड की स्टोरी चल रही है, जो भी आगे चलेगी। द नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड इज द कीज। कीज शब्द का अर्थ क्या है, एप्लीकेशन से दिखेगा। एनसीईआरटी कैसे कहता है कि कीज क्या होती है। कीज आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब दोनों में उपयोग है इसका। बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, मतलब हम उन ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के आधार पर उनको टैक्सोनॉमिकली प्लेस करना चाह रहे हैं। और यूज कैसे है, अब यहां ये मेन पॉइंट है इसका। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, क्रिटिकल वर्ड किसके ऊपर निर्भर है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर निर्भर है। मतलब कोई चीज है या नहीं है, या सीड है तो वो डाइकोट वाला है या मोनोकोट वाला है, तो मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चाहिए। इफ सीड इज प्रेजेंट इट इज डाइकोट और मोनोकोट, मतलब उसके सीड में दो भाग होते हैं, दो पत्र जैसे हिस्से अलग हो जाते हैं, या सिंगल रहता है, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चाहिए। जनरली इन अ पेयर, मैंने कहा ना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चाहिए जो पेयर होगा, और ये पेयर क्या कहलाएगा, कपलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट सवाल बनता है तो की वास्तव में वर्क कैसे कर रही है, की का अर्थ क्या है। की में हम कोई ना कोई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज करते हैं, किस कैरेक्टर का कौन सा रूप उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म को किस ग्रुप में रखना है। और वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर क्या कहलाता है, कपलेट कहलाता है। अप्लाई करके दिखाऊंगा, थ्योरेटिकली एनसीईआरटी ने लिखा, मैं उसको थोड़ा प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। ये आ गया इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यहां पर दिखेगा आपको। पहले कपलेट का मतलब क्या है, मीनिंग और जान लें थ्योरी का। कपलेट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। जो मैंने आपको समझाया वही है, उसकी थ्योरी लिखी हुई है। दो अपोजिट ऑप्शंस के बीच में क्या करनी है, चॉइस करनी है। अब वो चॉइस में या तो वो पॉइंट एक्सेप्ट हो जाएगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि सीड में दो भाग होते हैं या नहीं, दो भाग होते हैं, उसके सीड दो हिस्सों में बट जाता है, एक्सेप्ट हो गया तो डाइकोट, रिजेक्ट हो गया तो डाइकोट नहीं है। इसी से डिसाइड होगा कि उसको किस ग्रुप के अंदर रखना है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। अनदर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी स्टेटमेंट, ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सीड हैज टू पार्ट्स और नॉट, ये एक लीड है। टू पार्ट एक्सेप्ट हो गया, टू कोटिलोडॉन्स एक्सेप्ट हो गया, सीड हैज टू कोटिलोडॉन्स, एक्सेप्टेड तो डाइकोट, रिजेक्टेड तो मोनोकोट में जाएगा। इसका मतलब यह हुआ
कि ये जो स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं ये क्या है, एक लीड है, और इसके एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने से डिसाइड होगा कि ऑर्गेनिज्म को या उस प्लांट को कहां रखना है। जैसे मैंने यूज किया, अब इसको और अप्लाई करके दिखाता हूं। मैंने एग्जांपल लिया ऐसे, लीड 1, फ्लावर प्रेजेंट और नॉट। ये पहला कथन, ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, लीड। की में हर एक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम, लीड बोलते हैं। तो ये जो लीड का पॉइंट है, मैंने पहली लीड ली फ्लावर, ये एक लीड है। अगर प्रेजेंट है तो एंजियोस्पर्म है, और फ्लावर एब्सेंट है तो एंजियोस्पर्म नहीं है। तो देखो कितने सिंपल सी छोटी सी मैंने लीड ली है। लीड का स्टेटमेंट फ्लावर, अब फ्लावर में डिसाइड करेंगे उसका कपलेट। देखो मैंने क्लियर लिखा है, ये लीड है, इस लीड का कपलेट प्रेजेंट या एब्सेंट। हमने कहा था ना, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, तो प्रेजेंट या एब्सेंट। अब अगर प्रेजेंट है तो फ्लावर कौन से प्लांट्स में होता है, एंजियोस्पर्म्स में, और अगर रिजेक्ट हो गया तो मतलब एंजियोस्पर्म नहीं है। मतलब ये हो क्या रहा है, आप जंगल में गए, वहां आपको कोई पौधा मिला, आपने उस पौधे के कुछ 4-5 सैंपल ले लिए, और 4-5 सैंपल लेने के बाद अब आपने अपने आप से पूछना शुरू किया सवाल, और उसको कागज पे लिखेंगे भी। पहला सवाल पहली लीड में, ये तो क्लियर हो गया, पौधा मिला आपको तो आपने लिख दिया कि ये जो मुझे सैंपल मिला है ये प्लांट है। अब प्लांट में आप डिसाइड करना चाहते हैं कैसा प्लांट है, सो यू हैव चूजन लीड 1, और उस लीड 1 का आपका पहला सवाल है अपने आप से, फ्लावर प्रेजेंट और एब्सेंट। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, उस प्लांट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं आप, यही तो टारगेट है इनका, इनकीज का, यू वांट टू आइडेंटिफाई द प्लांट। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपने पहला स्टेटमेंट यूज किया, लीड कहलाएगा वो, फ्लावर प्रेजेंट और एब्सेंट। प्रेजेंट एक्सेप्ट हुआ तो एंजियोस्पर्म डिसाइड हो गया, फिर एब्सेंट डिसाइड हुआ तो एंजियोस्पर्म नहीं है। हाँ, अगर एंजियोस्पर्म डिसाइड हो गया, अब तो वो कैसा एंजियोस्पर्म है, डाइकोट या मोनोकोट, तो उसके लिए आपको नई लीड तैयार करनी पड़ेगी। तुरंत आप अगला सवाल पूछेंगे अपने आप से, सीड हैज 2 कोटिलेडोन्स और 1, सीड में 2 कोटिलेडोन्स है या 1 है। अगर एक्सेप्ट हो गया तो डाइकोट, रिजेक्ट हो गया तो मोनोकोट। लेकिन यहां से एक्सेप्ट होने पर लीड अलग जाएगी। अगर ये रिजेक्ट हो गया, एब्सेंट आ गया, रिजेक्ट हो गया, प्रेजेंट हुआ तो मैंने 2 बार बोल दिया, एंजियोस्पर्म हुआ तो आप डाइकोट मोनोकोट वाली लीड यूज करेंगे। अब मैंने यहां जो एग्जांपल में लिखा है वो डाइकोट मोनोकोट वाली लीड नहीं लिखी है, मैंने लिखा है रिजेक्ट हो गया। सपोज कि ये रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होने के बाद आपको लीड 2 यूज करनी पड़ेगी। अब आप अपने आप से अगला लीड सवाल पूछेंगे कि इसमें ओव्यूल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। आप याद करो, बेसिक आइडिया जो आपके पास है, ज्यादा डिटेल भी अगर आप नहीं जानते तो इतना पहचानते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल तो होता है जिससे सीड बनता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर नहीं होता। जिम्नोस्पर्म्स हैव ओव्यूल विदाउट फ्लावर। तो अगर ओव्यूल का आंसर यस आ गया, प्रेजेंट आ गया, तो जिम्नोस्पर्म है, और अगर ये भी नो हो गया तो इसका मतलब ये एंजियोस्पर्म भी रिजेक्ट हो गया और ये जिम्नोस्पर्म भी रिजेक्ट हो गया। ना ये एंजियो है ना जिम्नो है, ये और कोई लोअर प्लांट है। तो कौन सा प्लांट है ये डिसाइड करने के लिए आपको और लीड चाहिएगी, और वो सवाल जो आप अपने आप से करेंगे वही क्या है, लीड्स है। देखो दोनों अप्लाई करके, अगर ये एक्सेप्ट होता तो एक्सेप्ट होने को आपको जो लीड चाहिए होती, वो लीड चाहिए होती आपको कोटिलेडोन्स की। मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया, अब लिख भी रहा हूं इसको। आपको फिर कोटिलेडोन्स वाली लीड की जरूरत पड़ती, और उसमें आपको 2 या 1 की बात होती। अगर 2 होते तो डाइकोट में जाता, और 1 कोटिलेडोन होता तो मोनोकोट में जाता। तो दोनों तरफ देख लो आप, लीड 1 से एक्सेप्ट होने पर इधर जाएंगे, रिजेक्ट होने पर इधर आएंगे। लीड 2 से एक्सेप्ट होने पर डिसाइड हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में, रिजेक्ट होने पर और सवाल पूछने पड़ेंगे। पर मैंने यही इतना एग्जांपल लिया है क्योंकि सवाल तो फिर बहुत बड़े हो सकते हैं, आप उसमें घूम जाएंगे फिर। तो अभी बेसिक आइडिया समझना है, ये मतलब है एनसीईआरटी के उन शब्दों का, क्या क्या, लीड, कपलेट, और कपलेट में होगा रिजेक्ट, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ये कहता है एनसीईआरटी। तो आप कुछ सवाल पूछेंगे उस आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उसमें वो सवाल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा।
वही सवाल क्या है, लीड है। और एक्सेप्ट होना या रिजेक्ट होने का जो पॉइंट है, प्रेजेंट या एब्सेंट, ये क्या है, कपलेट है। दोनों शब्दों का मीनिंग बताया मैंने कीज में जो एनसीईआरटी कहता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है, यहां पर एनसीईआरटी कहता है सेपरेट कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। मैं पीछे से एग्जांपल देता हुआ आया हूं, अगर उस पर आप अप्लाई करेंगे तो खुद समझ जाएंगे। शार्प अगर बच्चा होगा तो तुरंत उसको खुद ही दिखाई देगा कि किस प्रकार का इसका एप्लीकेशन है कीज का, क्लियर दिखेगा आपको। आप एंजियोस्पर्म है या नहीं ये डिसाइड करने के लिए अलग की चाहिए, और कौन से प्रकार का एंजियोस्पर्म है ये डिसाइड करने के लिए आपको अलग की चाहिए। मोनोकोट है, डाइकोट है, ये डिसाइड करने के लिए आपको अलग की चाहिए। तो अलग अलग कीज की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी की कहां वर्क करेगी। स्पीशीज के लेवल पर अलग की रिक्वायरमेंट है, जीनस के लेवल पर अलग की रिक्वायरमेंट है, फैमिली के लेवल, क्योंकि उसी स्तर का सवाल पूछेंगे ना आप, जिस प्रकार का आप डिसीजन लेना चाहते हैं उसी से डिसाइड होगा, उसी स्तर का आप सवाल पूछ। सो हर एक टैक्सोनॉमिक लेवल के लिए की वर्क कर सकती है, यस, लेकिन क्या सेम की सेम प्रकार का स्टेटमेंट डिसाइड कर देगा, नहीं, सेम प्रकार का नहीं करेगा। इट मींस अगर आप टाइगर और फिश का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आपका सवाल अगर यह है कि क्या ये दोनों एनिमल है, तो आंसर आ जाएगा यस। तो इसका मतलब किंगडम एनिमेलिया के तो मेंबर हैं, लेकिन क्या ये दोनों एनिमल हैं, इससे स्पीशीज डिसाइड हो पाएगी क्या। सो दिस स्टेटमेंट कैन डिसाइड दैट दे बोथ बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया, बट दिस स्टेटमेंट, दिस लीड कैन नॉट डिसाइड देयर स्पीशीज। तो जिससे ये डिसाइड होगा कि टाइगर और फिश दोनों एनिमेलिया के मेंबर हैं या नहीं, वही लीड ये डिसाइड नहीं कर सकती कि इनकी फैमिली सेम है या इनका जीनस सेम है ना। उसके लिए तो लीड अलग चाहिए, फैमिली के लेवल का क्वेश्चन चाहिए, स्पीशीज पर स्पीशीज के लेवल का क्वेश्चन चाहिए। तो आपको अलग प्रकार की जरूरत पड़ेगी हर एक लेवल पर। वन स्टेटमेंट कैन नॉट डिसाइड ऑल। फिर उसके बाद एनसीईआरटी कहता है कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ऐसा कहा एनसीईआरटी ने कि कीज जो होती है वो एनालिटिकल होती है। अब बच्चे का एक तो क्या है, क्या रट लेगा जी, हाँ एनसीईआरटी ने कहा है कीज एनालिटिकल होती है, एक तो रटने का साधन हो गया। लेकिन हम थोड़ा सा अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाएंगे उसका। एनालिटिकल शब्द का अर्थ लिखा है मैंने यहाँ, किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझना, ये एनालिसिस कहलाता है। ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, चाहे टैक्सोनॉमिक वर्क हो हमारा या कोई और अध्ययन हो, हमारा काम हो, उसको हम बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़कर अच्छे से समझें, यही कहलाता है एनालिटिकल अप्रोच। इसको एनालिटिकल अप्रोच कहते हैं। तो हम यहां कैसे कर रहे हैं, हम हर बार छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे उसको। पहले तो हमने अभी एंजियोस्पर्म में सवाल पूछा ना, फ्लावर प्रेजेंट है या एब्सेंट, प्रेजेंट तो एंजियोस्पर्म। फिर जैसे ही डिसाइड हो गया एंजियोस्पर्म तो और छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। कैसा एंजियोस्पर्म, मोनोकोट या डाइकोट। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसको और टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, किस प्रकार का एंजियोस्पर्म है। जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया एंजियोस्पर्म है तो आपने कहा मोनोकोट या डाइकोट। जब आप डिसाइड कर लेंगे डाइकोट है तो फिर आप अगला सवाल करेंगे डाइकोट की भी कौन सी फैमिली है। फैमिली डिसाइड हो जाएगी तो पूछेंगे उनमें से कौन सा जीनस है। सो यू आर ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। इसी को कहते हैं एनालिटिकल इन नेचर। ये कहा एनसीईआरटी ने दैट कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। बराबर में आप एनसीईआरटी रखेंगे, दिखेगा स्टेटमेंट आपको। मेरा मेन जो काम है वो है ये बताना कि ये जो एनसीईआरटी लिख रहा है इसका मीनिंग क्या है, दिमाग में क्या बैठाना है। क्वेश्चन जब बनेगा तो उसमें या तो स्टेटमेंट आएगा वो समझ में आना चाहिए, या लैंग्वेज बदल कर देगा तो पहले से पता होना चाहिए कि लैंग्वेज बदलकर क्या लिखा जा सकता है, कैसे ऑप्शंस आ सकते हैं। ये कहानी आ गई किसकी, की के बारे में। फिर उसके बाद
अगला जो टूल लिया है, एड ली है एनसीईआरटी ने, वो है फ्लोरा। फ्लोरा शब्द से पता चलता है ये प्लांट्स के बारे में है, किसी एक एरिया के प्लांट्स के बारे में जो उसका एक्चुअल अकाउंट है, जिसमें उसका हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया हो एक गिवन एरिया में, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? फ्लोरा कहलाती है। ऑप्शंस आएंगे, उसमें पहले किस चीज में समझना है, जो पहले से अंडरलाइन किया मैंने, लिखेगा प्लांट एंड एनिमल ना, प्लांट एंड एनिमल नहीं है। फ्लोरा इज रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनली प्लांट्स। उसमें ये क्या डिस्क्राइब करता है? उनका हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब करता है। किसका? एक गिवन एरिया का, सारी दुनिया के बारे में बात नहीं हो रही है। सो फ्लोरा डिस्क्राइब्स हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ एनी गिवन एरिया। और लिखने का तरीका, इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक ही मतलब है, कुछ भी अंतर नहीं है, केवल शब्द इंडेक्स लिख के थोड़ा सा नया बना दिया, और सेम मीनिंग है, नो डिफरेंस। किसी एरिया के, एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स की जो लिस्ट है, जिसमें उनका हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया गया है, वही पूरा क्या कहलाता है? फ्लोरा। क्या ये हमारा स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने में सहायता करेगा? पक्का। आप किसी एरिया के फ्लोरा की लिस्ट लेकर बैठेंगे तो इससे आपको सहायता होगी कि आपने जंगल से जो सैंपल लिया है, ये इनमें से कोई है या नहीं है। है तो क्या इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी कुछ दी गई है या नहीं? नहीं है तो आप डिस्क्राइब करो, नई चीजें लाओ। इट मीन्स ये भी एक एड है, एक टूल है जो हमें हेल्प कर रही है नई स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन में। अगला नंबर आता है कैटलॉग का, अंतर पहचानने। मेन देखो ऑप्शन में कैटलॉग नाम आते ही पहला अंतर, यहां पर एक तो ये अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है। किसका? शब्द देखना, डिफरेंट स्पीशीज। क्या खाली प्लांट लिखा है? ना, इसमें प्लांट एनिमल सब है। पर्टिकुलर प्लेस तो है, लेकिन इसके अंदर प्लांट एनिमल सब है। प्लांट एनिमल सब को एक पर्टिकुलर मेथड में अरेंज कर दिया, और वो मेथड जनरली क्या होता है? अल्फाबेटिकल होता है। तो इसका मतलब कैटलॉग फ्लोरा से कैसे अलग है? फ्लोरा में केवल प्लांट, और कैटलॉग में जो डिस्क्रिप्शन है वो प्लांट और एनिमल दोनों का है। हाँ, एक बात दोनों में कॉमन है, और वो है पर्टिकुलर प्लेस। दोनों पर्टिकुलर प्लेस के बारे में ही डिस्क्राइब करते हैं। कैटलॉग में आपको काफी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कई प्रकार के ऑर्गेनिजम्स की जो भी उस प्लेस में पाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अंतर पहचान में आना चाहिए। फ्लोरा रिलेटेड ओनली टू प्लांट्स, कैटलॉग रिलेटेड टू बोथ, यस। और उनमें कॉमन पॉइंट किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में। ऐसे देगा, किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट्स की इंफॉर्मेशन आपको किस में मिलेगी? फ्लोरा। किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट्स एनिमल्स की इंफॉर्मेशन आपको किस प्रकार के टेक्सोनोमिक एड में मिलेगी? आंसर बनेगा कैटलॉग। अब और लेवल आगे जाएगा, मैनुअल्स। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स। ये मेन टारगेट है मैनुअल का, ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। जैसे ही ये शब्द आए लिखा हुआ, किसी एरिया में पाए जाने वाले स्पीशीज के, डिफरेंट स्पीशीज, प्लांट एनिमल सब, उनके नाम से संबंधित जानकारी यदि चाहिए, तब आपको क्या चाहिएगा? मैनुअल चाहिएगा। एकदम कुछ रट्टा तैयार करना है। जैसे आप लिखते हैं ना इंग्लिश में ABCDEFGHIJK LMN, तो M और N, जो मैनुअल वाला है वो किससे रिलेटेड है? ये नेम से रिलेटेड है। आगे भी मोनोग्राफ आता है, पर उसके मोनो से अलग ही हो जाता है। वो मोनो का मतलब ही आगे अलग कनेक्ट होगा। तो जो मैनुअल्स है, दे आर रिलेटेड टू नेमिंग। मैनुअल्स आर रिलेटेड टू नेमिंग। नेमिंग से संबंधित होते हैं ये जो एड्स हैं। छोटे छोटे हिस्से दिए, एक पैराग्राफ दिया एनसीईआरटी ने, ये आखिरी में इनके बारे में छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं। एक एक दो दो लाइन के सवाल बनते हैं। और जो आखिरी पॉइंट आता है वो आता है मोनोग्राफ का। नाम से ही क्लियर होता है मोनो के। मोनो शब्द का अर्थ होता है सिंगल। किसी एक टेक्सोनोमिक रैंक, किसी भी कैटेगरी का हो, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन
ये टोटल कहलाती है मोनोग्राफ। यही लिखा है, मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन रैंक, किसी एक टैक्सोनोमिक कैटेगरी के या एक टैक्सोनोमिक रैंक के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अंग्रेजी में मोनोग्राफ शब्द का अर्थ क्या होता है? डिटेल्ड स्टडी ऑफ एनी वन सब्जेक्ट, किसी भी एक पॉइंट, एक टॉपिक का पूरा विस्तृत अध्ययन, पूरा डिटेल्ड अध्ययन क्या कहलाता है? ये मीनिंग है इसका, मोनोग्राफ कहलाता है। अब जब हम इसको टैक्सोनॉमी में अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब मोनोग्राफ का क्या हुआ? किसी एक टैक्सोनॉमिक रैंक, सिंगल टैक्सोन, मतलब एक स्पीशीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, मोनोग्राफ। किसी एक जीनस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, मोनोग्राफ। किसी एक फाइलम के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन, उस फाइलम का मोनोग्राफ। सब अलग अलग मोनोग्राफ बनेंगे। किसी एक टैक्सोनॉमिक रैंक के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आएगी तो ये क्या कहलाएगा? मोनोग्राफ कहलाएगा। कंपैरिजन कर लो जरा, फ्लोरा, एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कैटलॉग, प्लांट एनिमल दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन किसी एरिया में, फिर उसके बाद मैनुअल्स, नेमिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में सहायता करेगा कौन? मैनुअल। और किसी एक टैक्सोनॉमिक रैंक की डिटेल इंफॉर्मेशन पूछेगा तो क्या आंसर आएगा? मोनोग्राफ। ये छोटे छोटे पॉइंट आखिरी में, चैप्टर के आखिरी में दिए एनसीईआरटी ने, ध्यान से देख लेंगे इस पॉइंट को। ये सारी कहानी पूरे चैप्टर के बारे में, द लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस की, और इसके साथ यहां हमारा जो ये चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड का वो समाप्त होता है। एनसीईआरटी के अगेन जैसे मैं कहता हूं, मैंने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। उसके अतिरिक्त भी जिन पॉइंट्स की हमें जरूरत है, हमारे एग्जाम से रिलेट कर सकता है, उनको सबको मैंने कलेक्ट किया है। बढ़िया से रिवीजन करना है, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है, खुद को वेल मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि बच्चा जब बहुत सारी चीजें, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, खाली लेक्चर ऑनलाइन देखता रहता है, तो एक लिमिट है बच्चे की उसको हैंडल करने की। बट अपने पास अभी ये साधन उपलब्ध है, तो बेशक से आप टीचर से उस समय डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, बट पढ़ना तो पड़ेगा। मतलब इससे बच के जाने का तो कोई रास्ता नहीं है। तो ये चैप्टर हमने यहाँ पर समाप्त किया है, और आगे के चैप्टर जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम है वो आगे कंटिन्यू होगा, वो आगे स्टार्ट रहेगा। तो यहाँ पर जो हमने सारी जानकारी ली है इन सब चीज़ों के बारे में, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, और कोई चीज़ें आपके पास डाउट होंगी तो यू कैन कनेक्ट, ऐप वगैरह पर आप डाउट डाल सकते हैं, आपकी नॉलेज में रहेगा। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज करके चलेंगे। थैंक यू।